हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू इंडिया बाय रोहित में। तो आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। और आज बात करने वाले हैं हम पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में कि वायुमंडल क्या है और इससे संबंधित जितनी भी बातें होंगी उनको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं और इससे संबंधित जितनी भी बातें हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे पृथ्वी का वायुमंडल क्या है इसके बारे में हम पहले एक ओवरव्यू समझ लेते हैं। जैसे मैं एक यहाँ पर बनाता हूँ। जैसे ये हो गया वायुमंडल, ठीक है, ये हो गया वायुमंडल, और ये हो गया जलमंडल, और ये हो गया स्थलमंडल। ठीक है, ये हो गया वायुमंडल, ये हो गया स्थलमंडल, और ये हो गया जलमंडल। जब ये तीनों, जैसे कि इसके अंदर जो जलमंडल होता है इसके अंदर हम जल राशि जितनी भी होती है उनका हम अध्ययन करते हैं, और स्थल के अंदर हम स्थल से संबंधित जितनी भी राशि होती हैं उनको हम अध्ययन करते हैं। इस प्रकार से आज का हमारा टॉपिक है वायुमंडल, और आज हम वायुमंडल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि और ये तीनों जहाँ पर मिल जाते हैं उसे हम कहते हैं जैवमंडल। ठीक है, ये जहाँ पर मिलते हैं उसे हम कहते हैं जैवमंडल। और आज हम इस वायुमंडल के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। जैसे जैवमंडल जहाँ ये तीनों ही पाए जाते हैं उसे हम जैवमंडल कहते हैं। जैसे पृथ्वी है हमारी, पृथ्वी पर तीनों ही चीज़ें पाई जाती हैं। वहाँ पर स्थल भी पाए जाते हैं और जल भी पाया जाता है और वायु भी पाई जाती है। तो इस प्रकार से हम पृथ्वी की आज जितने भी वायुमंडल में परतें पाई जाती हैं उनके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। और मैंने, जैसे कि वायुमंडल क्या है, तो वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं और उन्हीं गैसों का जो मिश्रण होता है उसे ही हम वायुमंडल कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ आंकड़े लिखे हैं उनको हम पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है नाइट्रोजन। पृथ्वी के जो वायुमंडल है उसमें सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है, लगभग 78.08% मतलब नाइट्रोजन का है। ठीक है, और ऑक्सीजन जो हो वो 20.93% पाई जाती है। अगर इसको अप्रॉक्स में लें तो 21% कहा जा सकता है। तो 20.93 अर्थात इसे हम 21% के रूप में ले सकते हैं। और जो आर्गन होती है, जैसे आर्गन जो है वो अक्रिय गैस के रूप में जानी जाती है। जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि जो बल्ब होता है उसके उसके अंदर जो है आर्गन गैस भरी जाती है। तो आर्गन जो गैस है वो एक हल्की मात्रा में मतलब है 0.93% के रूप में जानी जाती है, मतलब 1% से कम। ठीक है, और जो CO2 गैस है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वो 0.03% के रूप में पृथ्वी का जो वायुमंडल है इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, तो पृथ्वी के वायुमंडल में जो विभिन्न प्रकार के गैसें पाई जाती हैं उनको ही हम वायुमंडल के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे मैं बता दूं कि जैसे यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ये हो गई पृथ्वी। ठीक है, और इस पृथ्वी के चारों ओर 5 परतें पाई जाती हैं। जैसे जो सबसे पहली परत होती है उसे कहते हैं क्षोभमंडल, वो हम इधर पढ़ेंगे, एक बार समझ लेते हैं। और जो इसके बाद दूसरी परत जैसे पाई जाती है, इस प्रकार से परतें पाई जाती हैं। ठीक है, तो उसके बाद दूसरी परत समताप मंडल, इसी प्रकार से तीसरी जो परत पाई जाती है उसे कहते हैं मध्यमंडल, और जो चौथी पाई जाती है उसे कहते हैं आयनमंडल, और उसके बाद जो लास्ट पाई जाती है उसे कहते हैं बाह्यमंडल या बहिर्मंडल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इन्हीं परतों का हम अध्ययन इधर करने वाले हैं। तो हम, जैसे मैं बता दूं आपको कि जो पृथ्वी के, जैसे ये हो गई पृथ्वी की सतह। ठीक है, चारों ओर मैंने इसीलिए इसमें इंडिकेट किया है कि ये हो गई पृथ्वी की सतह। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह से जो ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तक और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर तक जो परत पाई जाती है, जैसे पृथ्वी की सतह से लेकर जो परत पाई जाती है उसे हम क्षोभमंडल के रूप में जानते हैं। क्षोभमंडल को इंग्लिश में कहा जाता है ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तक ऊंचाई पर है और ये विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये जो क्षोभमंडल है इसके अंदर मौसमी घटनाएं होती हैं, जैसे कि बादलों का बनना, बिजली गिरना और आंधी तूफान और बारिश होना। इस प्रकार की जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं, मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं
वो क्षोभमंडल के ही अंदर होती हैं, अर्थात ट्रोपोस्फीयर के अंदर होती हैं। ठीक है, और इसकी एक विशेषता है कि इसमें जितनी भी गैसें पाई जाती हैं वो सभी भारी गैसें पाई जाती हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो एक बहुत ही कम मात्रा में है, लेकिन वो सभी इसी के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसके अंदर भारी गैसों को पढ़ते हैं। ठीक, अब हम जैसे मैं एक बात बताता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड और इसी प्रकार की जो भारी भारी गैसें होती हैं वो उसके अंदर पाई जाती हैं। और -165 डिग्री पर जब इसको ऊंचाई बढ़ती है, -165 मीटर, -165, जब 165 मीटर की ऊंचाई पर जब हम बढ़ते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान घट जाता है। ठीक है, इस ये परत जो है क्षोभमंडल, इसमें 165 मीटर की जब ऊंचाई पर हम बढ़ते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है। और 1 किलोमीटर की जब ऊंचाई पर हम बढ़ते हैं तो लगभग 6.4 डिग्री सेल्सियस जो है इसका टेम्परेचर घट जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, तो ये मीटर में मैंने बता दिया और इसको किलोमीटर में जैसे मैंने बता दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक परत को मैं दोबारा बता दूं कि ध्रुवों पर जो है ये 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक है और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और यहाँ पर मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं और इसे हम संवहन मंडल के नाम से भी जानते हैं, संवहन मंडल। ठीक है, संवहन मंडल के रूप में जानते हैं और इसमें भारी गैसें पाई जाती हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं समताप मंडल की तरफ। जो पृथ्वी की दूसरी परत है इन्हें हम क्रमागत रूप से भी पढ़ सकते हैं, जैसे क्षोभमंडल जिसे ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, और आयन मंडल को, जो आयन मंडल है उसे हम मीसोस्फीयर के रूप में जानते हैं, और जो आयन मंडल है इसे आयनोस्फीयर के रूप में जानते हैं, और जो बाह्यमंडल है उसे एक्सोस्फीयर के रूप में जानते हैं। ठीक है, इनकी ऊंचाई को भी हम जानेंगे। जो समताप मंडल है इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके अंदर मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं, और इसे इसलिए मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं इसलिए इसे आदर्श मंडल के रूप में जाना जाता है, आदर्श मंडल। ठीक है, आदर्श मंडल के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पर वायुयान उड़ाने के लिए बहुत ही आदर्श होता है, इसीलिए इसे आदर्श मंडल कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, वायुयान के लिए आदर्श होता है, इसीलिए आदर्श मंडल कहते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पर समताप मंडल में ओजोन परत बहुत ही अच्छी मात्रा में पाई जाती है, जो लगभग 15 से लेकर 35 किलोमीटर 15 से 35 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। क्योंकि जो समताप मंडल है, समताप मंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक है, और इधर विषुवत रेखा से 18 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक समताप मंडल की ऊंचाई है परत की। ठीक है, तो इस प्रकार से, और जो ओजोन परत है वो 15 से 35 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। ओजोन परत जो है वो सूर्य से निकलने वाली जितनी भी पराबैंगनी किरणें होती हैं उनको अवशोषित कर लेती है, लगभग 99% अवशोषित कर लेती है, जिससे पृथ्वी पर होने वाली जितनी भी बीमारियां होती हैं, चर्म रोग संबंधी बीमारियां, वो नहीं होती हैं। क्योंकि अगर सूर्य की पराबैंगनी किरणों को परत जो है वो अवशोषित ना करे तो बहुत सारी बीमारियां पृथ्वी पर बढ़ जाएंगी, इसीलिए ये जीवनदायिनी परत के रूप में भी जानी जाती है। लेकिन जो पृथ्वी पर उत्सर्जित होती है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये बहुत ही हानिकारक गैस होती है जो ओजोन परत को पतला कर रही है। इसीलिए हर साल 16 सितंबर जो होता है, 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है, और इसमें जागरूकता संबंधी अभियान चलाया जाता है जिससे ओजोन परत को नुकसान ना पहुंचाया जा सके। ठीक है, तो इस प्रकार से बढ़ते हैं नेक्स्ट मंडल की तरफ। जैसे ये हो गया मीजोस्फीयर, जो तीसरा नंबर का है, इसे कहते हैं मध्य मंडल। ठीक है, अब मीजोस्फीयर में क्या होता है, इसमें ये सबसे ठंडा मंडल के रूप में जाना जाता है। इसमें लगभग 100 डिग्री सेल्सियस तक तापमान हो जाता है, मतलब ये पांचों परतों में सबसे ठंडा मंडल के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर उल्का संबंधी घटनाएं होती हैं, जैसे कि कुछ उल्का पिंड होते हैं वो पृथ्वी की तरफ आकर्षित होने लगते हैं, और क्या होता है कि
पृथ्वी के जो मिट्टी के ऐसे टीले होते हैं वो पृथ्वी की तरफ आकर्षित होने लगते हैं, और पृथ्वी की तरफ जब आते हैं तो पृथ्वी के वायुमंडल में घर्षण के कारण, घर्षण जब होता है तो वो जलने लगते हैं। इसी को आम बोलचाल की भाषा में लोग कहते हैं कि टूटता हुआ तारा, जबकि तारे जो होते हैं वो गैसीय होते हैं, वो कभी टूटते नहीं हैं। ठीक है, जैसे सूर्य है, सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम के द्वारा बना हुआ है, तो इसलिए तारे जो होते हैं वो कभी भी टूटते नहीं हैं, गैसीय होते हैं। और इस प्रकार से उल्कापिंड के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त कर ली। अब हम बढ़ते हैं आयनोस्फीयर के बारे में। जो आयनोस्फीयर है चौथा मंडल, इसे कहते हैं आयन मंडल। आयन मंडल की, जैसे मैं इसकी दूरी बता दूं, जो मध्य मंडल है ये 50 से 80 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। इधर भी 50 से 80 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। और जो आयन मंडल है इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। ठीक है, जो आयन मंडल होता है इसमें क्या है कि इसमें आयनिक गुण पाए जाते हैं। इसमें एक आयन मंडल में आयनिक गुण पाए जाते हैं, और इस पर पृथ्वी से जब रेडियो तरंगें भेजी जाती हैं, जब पृथ्वी से रेडियो तरंगें इसे भेजी जाती हैं तो ये क्या होता है कि यहाँ से परावर्तित होकर ये पृथ्वी पर फिर से वापस आ जाती हैं। तो क्या है कि यहाँ पर आयनिक गुण पाए जाते हैं, जिसके कारण जो रेडियो तरंगें होती हैं वो वापस आ जाती हैं, और यहाँ पर आयनिक गुण पाए जाने के कारण वो वापस आ जाती हैं। ठीक है, और अब हम बढ़ते हैं आगे। जैसे जो सबसे लास्ट है वायुमंडल। वायुमंडल में क्या है, इसमें कि ये सबसे बाहर का मंडल है, अर्थात एक्सोस्फीयर, इसको आराम से पढ़ सकते हैं। जैसे बाहर को हम लिखते हैं एग्जिट, तो एग्जिट से बन गया एक्सोस्फीयर। ठीक है, तो एक्सोस्फीयर को वायुमंडल या बहिर्मंडल के रूप में भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई है 640 किलोमीटर से ऊपर का जो मंडल है इसे हम वायुमंडल के रूप में जानते हैं, और इसकी एग्जैक्ट ऊंचाई नापी नहीं गई है। और इससे ऊपर का जो क्योंकि इसकी ऊंचाई काफ़ी है तो इसलिए इसकी ऊंचाई मापी नहीं गई है। इससे ऊपर का जो मंडल होता है उसे वायुमंडल कहते हैं। इसमें जितने भी उपग्रह हैं उनको छोड़ा जाता है, और इसमें क्योंकि ये सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए यहाँ पर सबसे हल्की गैसें पाई जाती हैं। जैसे हीलियम हो गई, हीलियम हो गई और हाइड्रोजन हो गई। इस प्रकार की गैसें, जो हीलियम और हाइड्रोजन सबसे हल्की गैसें जो होती हैं, इनके रूप में जानी जाती हैं। इसलिए यहाँ पर वायुमंडल में सबसे हल्की गैसें पाई जाती हैं। और यहाँ पर जो है उपग्रह छोड़े जाते हैं। जैसे उपग्रह होते हैं, जैसे 2 तरह के उपग्रह होते हैं। इसमें क्या है कि इसमें उपग्रह होते हैं, जैसे कुछ होते हैं भूस्थितिक कक्षा के उपग्रह और कुछ होते हैं ध्रुवीय कक्षा के उपग्रह। जो भूस्थितिक कक्षा के उपग्रह होते हैं वो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़े जाते हैं, और जो ध्रुवीय कक्षा के उपग्रह होते हैं वो 700 से 1100 किलोमीटर के बीच ऊंचाई पर छोड़े जाते हैं। ठीक है, जो 700 से 1100 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़े जाते हैं। इस प्रकार से हमने जितने भी फैक्ट थे इनके, उनको पढ़ लिया है, और आशा करता हूँ कि आपको जितने भी फैक्ट मैंने समझाए सभी समझ में आए होंगे। और इस प्रकार से ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं आप उनको आराम से टैकल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आशा करता हूँ कि इनको एक बार फिर से रिवीजन, इस वीडियो को 2-3 बार देखें, और आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो आराम से बनने लगेंगे। ठीक है, जैसे मैंने एक बार रिवाइज कर दूं कि जो वायुमंडल है सबसे ऊपर की परत उसे एक्सोस्फीयर कहते हैं। इसके बाद आयनोस्फीयर कहते हैं आयन मंडल को। ठीक है, जो दूसरी परत है, मतलब ऊपर से मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, जो तीसरी परत है ऊपर से उसे हम कहते हैं मध्य मंडल। जो मध्य में है, जैसे कि मध्य में जो है उसे मध्य मंडल, और इसके ऊपर 2 हैं और इसके नीचे 2 हैं, इस प्रकार से मध्य में ही पड़ती है, इसीलिए इसे मध्य मंडल कहते हैं। और समताप मंडल इसे कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, जहाँ पर ओजोन परत पाई जाती है। और जो क्षोभ मंडल है, सबसे निचली परत जो है वो है ट्रोपोस्फीयर या फिर क्षोभ मंडल इसे कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने वायुमंडल का जो चैप्टर था, इसकी जितनी भी परतें थी, वायुमंडल की परतें 5 परतें हैं, इनके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है। और जैसे मैंने आंकड़े बताए थे कि नाइट्रोजन जो है वो 78% पाई जाती है पृथ्वी के वायुमंडल में, और ऑक्सीजन जो है वो अप्रॉक्स में 21% पाई जाती है,
और ऑर्गन 0.93% के रूप में पाई जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि सबसे भारी गैसों में पाई जाती है, ये 0.03% पाई जाती है। क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड भारी गैसों में पाई जाती है और ये सूर्य से आने वाली जितने भी किरणें होती हैं उनको क्या करती है कि उनकी जो ऊष्मा होती है उसको ऑब्जर्व कर लेती है और पृथ्वी को गर्म बना देती है। तो इसलिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसलिए हमने वायुमंडल के जितने भी क्वेश्चन थे उनको आसानी से पढ़ लिया है। आप इस वीडियो को 2 बार देखें और आसानी से जितने भी क्वेश्चन थे वो आपके समझ में आ जाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।